नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है मॉर्गन हाउसेल की एक जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इससे पहले कि कोई सोचे कि ये कोई बोरिंग फाइनेंस क्लास होने वाली है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और फॉर्मूले होंगे। हाँ बिल्कुल, तो रुक जाइए। ये चर्चा उसके बारे में है ही नहीं। ये चर्चा है हमारे दिमाग के बारे में, हमारी आदतों, हमारे डर और हमारी सोच के बारे में। वो असली वजह कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ नहीं, चाहे उनकी कमाई एक जैसी ही क्यों ना हो। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि पैसा मैनेज करना स्प्रेडशीट का खेल कम और दिमाग का खेल ज्यादा क्यों है। हाँ, और यही इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात है। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें कोई फाइनेंस विजर्ड बनना होगा, कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए होगी। लेकिन हाउसल कहते हैं कि ये सब बकवास है। पैसे का मैनेजमेंट 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% नॉलेज। 80%। हाँ, आपका व्यवहार आपकी जानकारी से 4 गुना ज्यादा मायने रखता है। सोचिए, 2 लोग, सेम सैलरी, सेम एजुकेशन, लेकिन 20 साल बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा होता है। और दूसरा शायद कर्ज में डूबा होता है। बिल्कुल। फर्क उनकी आदतों में था, उनकी डिग्रियों में नहीं। चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं, जो किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है। कोई भी पागल नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करते हैं। हम्म। देखो, उसने अपनी सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा दी, या ये आदमी पैसे को लेकर इतना डरता क्यों है। किताब कहती है कि हर कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के चश्मे से दुनिया देखता है। कोई भी जानबूझकर गलत फैसला नहीं लेता। वो उस वक्त अपने हिसाब से सबसे सही फैसला ले रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कि जिसने 1930 की ग्रेट डिप्रेशन देखी हो, उसके लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना शायद पागलपन होगा। एग्जैक्टली। और जो 90s के .com बबल में बड़ा हुआ हो, उसके लिए शायद ये एक नॉर्मल चीज होगी। बिल्कुल। जिसने अपने परिवार को गरीबी से जूझते देखा है, उसके लिए पैसे का मतलब सिक्योरिटी है। वो शायद रिस्क लेने से हमेशा डरेगा और सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना उसे सबसे समझदारी वाली बात लगेगी। सही है। वहीं दूसरी तरफ जिसने लॉटरी जीतकर या क्रिप्टो से रातों रात पैसा बनाया है, उसे लगेगा कि रिस्क लेना ही अमीर बनने का तरीका है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनके अनुभव अलग हैं। तो किसी को पागल कहना गलत है। हाँ, क्योंकि हम उनकी कहानी नहीं जानते। बिल्कुल। और कभी कभी उस कहानी का सबसे बड़ा किरदार हमारी मेहनत नहीं, बल्कि किस्मत होती है। किताब इस लक और रिस्क वाले पहलू पर जो बात करती है, वो तो आंखें खोलने वाली है। हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं, वाओ कितनी मेहनत की होगी। लेकिन हम किस्मत के रोल को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम सफल होते हैं तो उसे अपनी मेहनत का नतीजा मानते हैं, और जब कोई और सफल होता है तो कहते हैं वो लकी था। ये तो सच है। और जब हम फेल होते हैं तो कहते हैं किस्मत खराब थी। और जब कोई और फेल होता है तो हम कहते हैं उसने गलती की होगी। ये हमारा एक नेचुरल बायस है। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है बिल गेट्स का उदाहरण। हम सब उनकी मेहनत और जीनियस की बात करते हैं, पर किताब एक और पहलू दिखाती है, प्योर लक। 1968 में दुनिया में गिने चुने स्कूल थे जिनके पास कंप्यूटर था, और वो उनमें से एक में पढ़ते थे। ये तो 1 in a million चांस था। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनती नहीं थे, वो बिल्कुल थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट दिया जो किसी और के पास था ही नहीं। और इसी का उल्टा है जोखिम। आप दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत समय पे मार्केट में एंट्री की तो आप बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए किताब अमीर बनने और अमीर बने रहने में एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। अच्छा। हाँ, ये 2 बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अमीर बनना और बने रहना, इसमें क्या फर्क है? पैसा कमाना ही तो मुश्किल है, उसे रखना तो आसान होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली किताब के हिसाब से अमीर बने रहना ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल? हाँ, अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, और शायद थोड़ा लकी भी। हाँ, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको हम्बल होना पड़ता है और थोड़ा सा पैरानॉइड भी। पैरानॉइड? हाँ, मतलब आपको ये सोचना पड़ता है कि जो भी आपने कमाया है वो एक झटके में जा भी सकता है। अमीर बनना ऑफेंस खेलने जैसा है, और अमीर बने रहना डिफेंस। आपको खुद को बर्बाद होने से बचाना है। तो असली स्किल पैसा कमाने में नहीं, उसे अपने पास टिका कर रखने में है। और टिका कर रखने की बात आती है तो कंपाउंडिंग का जिक्र आता है। हम सब ने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है
लेकिन मुझे लगता है हम इसकी असली ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। सही बात है। ये इतना धीरे काम करता है कि हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। वॉरेन बफे का उदाहरण तो दिमाग हिला देने वाला है। उनकी नेटवर्थ का 90% से ज्यादा हिस्सा उनके 65th बर्थडे के बाद आया है। 65 की उम्र के बाद 90%? हाँ, सोचिए 65 साल की उम्र के बाद। लोग उनके इन्वेस्टमेंट जीनियस की बात करते हैं, लेकिन उनका असली जीनियस उनका पेशेंस है। वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज 90 से ज्यादा के हैं। मतलब उन्होंने बस कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए 80 साल का वक्त दिया। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कंपाउंडिंग के लिए तो हाई रिटर्न्स चाहिए होंगे ना, तभी तो पैसा ग्रो करेगा। यहीं पर हाउसल एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनके हिसाब से आपकी बचत दर यानी सेविंग्स रेट आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा जरूरी है। सच में? ये सुनने में तो गलत लगता है। हाँ, लेकिन सोचिए, आप मार्केट रिटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हर महीने कितना बचाते हैं इस पर आपका 100% कंट्रोल है। मतलब कोई अगर 12% रिटर्न कमा रहा है लेकिन अपनी इनकम का सिर्फ 10% बचाता है, तो वो उस इंसान से पीछे रह जाएगा जो सिर्फ 8% रिटर्न कमा रहा है लेकिन अपनी इनकम का 30% बचाता है। लंबे समय में? लंबे समय में, बिल्कुल। क्योंकि बचत आपको फ्यूल देती है। ये आपको मार्केट क्रैश में टिके रहने की हिम्मत देती है। ये आपको नौकरी जाने पर डेस्परेट होने से बचाती है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप कोई नया अवसर आने पर उसका फायदा उठा सकें। तो दौलत बनाने का सबसे पक्का तरीका है एक अच्छी बचत दर और बहुत सारा समय, बस। ये हमें किताब के सबसे पावरफुल आइडिया पर लाता है कि असली दौलत की परिभाषा क्या है। हम हमेशा सोचते हैं कि दौलत मतलब महंगी कारें, बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े। हाँ। लेकिन किताब कहती है कि ये सब दौलत नहीं, ये दौलत का दिखावा है। सही बात है। किताब के अनुसार दौलत का सबसे ऊंचा स्तर, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ, अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना है। अपने समय पर कंट्रोल। हाँ, सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, जिसके साथ करना चाहता हूँ और जब तक करना चाहता हूँ। ये आजादी ही असली दौलत है। वाह। नौकरी में प्रमोशन या बड़ा घर आपको ये नहीं दे सकता। ये आपको सिर्फ सेविंग्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकती है। और इसी से जुड़ा एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई क्योंकि ये हम सब करते हैं। हाँ। जब सड़क पर कोई महंगी स्पोर्ट्स कार गुजरती है तो हम सोचते हैं, वाह, लोग ड्राइवर को कितना कूल समझ रहे होंगे। लेकिन किताब हमें आईना दिखाती है। हम ड्राइवर के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचते। हम तो बस उस कार में खुद की कल्पना करते हैं, काश ये कार मेरे पास होती। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं, जबकि असल में कोई इम्प्रेस होता ही नहीं। वो बस उस चीज को देखकर अपने लिए वही चीज चाहते हैं। हाँ, ये एक ऐसा साइकिल है जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। एग्जैक्टली। जब कोई 50 लाख की कार खरीदता है तो हमें 50 लाख की कार दिखती है। जो हमें नहीं दिखता वो ये है कि उसके बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए कम हो गए हैं। अच्छा। दौलत वो कार नहीं है। दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स में है, आपके बैंक बैलेंस में है, जो चुपचाप आपके लिए काम कर रहा है। तो अमीर दिखना और अमीर होना ये दो अलग बातें हैं। बहुत अलग। अमीर दिखना आसान है, बस पैसा खर्च करते जाओ। अमीर बनना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपको पैसा बचाना पड़ता है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। किताब में एक और दिलचस्प आइडिया है, तर्क संगत, मतलब रैशनल होने से बेहतर है उचित यानी रीजनेबल होना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा स्प्रेडशीट पर नहीं लिए जाने चाहिए। मान लीजिए गणित के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एक बहुत ही वॉलेटाइल क्रिप्टो फंड, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। हाँ, ये एक रैशनल फैसला हो सकता है, लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आप रात भर सो नहीं पा रहे, आपको हर मिनट टेंशन हो रही है, तो वो आपके लिए रीजनेबल फैसला नहीं है। अच्छा, मतलब आपको वो इन्वेस्टमेंट चुनना चाहिए जिसके साथ आप इमोशनली कंफर्टेबल हो। बिल्कुल। भले ही उसमें रिटर्न्स थोड़े कम क्यों ना हो। सही कहा। आपको वो स्ट्रैटेजी चाहिए जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें, खासकर मुश्किल समय में। अगर आप डर के मारे मार्केट क्रैश होते ही सब कुछ बेच देंगे तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपके किसी काम की नहीं। तो लक्ष्य बेस्ट मैथमेटिकल रिटर्न्स पाना नहीं है। लक्ष्य रात को चैन की नींद सोना है।
और चैन की नींद सोने के लिए ही शायद गलती की गुंजाइश यानी रूम फॉर एरर का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भविष्य के बारे में हम एक ही चीज जानते हैं कि वो अनसर्टेन है। प्लान कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलता। इसलिए आपके फाइनेंशियल प्लान में हमेशा एक बफर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड रखना, कम कर्ज लेना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, ये सब रूम फॉर एरर ही है। हाँ, ये इस बात को मानना है कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, और अगर मैं गलत हुआ तो भी मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। हमारा लक्ष्य मार्केट में टॉप करना नहीं, मार्केट में टिके रहना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खेल से बाहर हो गए तो फिर कंपाउंडिंग का जादू भी आपकी मदद नहीं कर सकता। एक आखिरी दिलचस्प पहलू है निराशावाद का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। मैंने भी ये नोटिस किया है, जब कोई कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। और वो इंसान हमें बहुत इंटेलिजेंट लगता है। हाँ, और अगर कोई कहे कि चिंता मत करो, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा, तो वो हमें भोला या नासमझ लगता है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। बुरी चीजें अचानक होती हैं, एक आतंकी हमला, एक मार्केट क्रैश। लेकिन अच्छी चीजें जैसे इनोवेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती हैं। अच्छा, प्रगति उबाऊ होती है। एक दिन में मार्केट 10% गिर सकता है, लेकिन एक दिन में 10% बढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इतिहास तो यही दिखाता है कि हर गिरावट के बाद मार्केट ने नई ऊंचाई छुई है। लंबे समय में ऑप्टिमिज्म हमेशा जीता है। हमेशा। लेकिन पेसिमिज्म को बेचना आसान है, क्योंकि वो हमारी फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करता है। वो अर्जेंट लगता है, जबकि ऑप्टिमिज्म के लिए आपको धैर्य और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। और असली दौलत उसी उबाऊ धैर्य वाले रास्ते से बनती है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? अगर मुझे पूरी चर्चा को समेटना हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसे के साथ सफलता का रिश्ता गणित से कम और मनोविज्ञान से ज्यादा है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत है, किसी फैंसी डिग्री की नहीं। बिल्कुल। और असली दौलत चुपचाप बनती है, दिखावे से नहीं। दूसरों से अपनी तुलना करना सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। और ये जानना कि और की दौड़ में कब रुकना है, वो शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है, क्योंकि उस दौड़ की कोई फिनिश लाइन नहीं है। पैसे का असली मकसद हमें आजादी देना होना चाहिए, टेंशन देना नहीं। मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहूंगी। ये सिद्धांत सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, ये जीवन के सबक हैं। ये हमारे ईगो को कंट्रोल करने, बेहतर फैसले लेने और लॉन्ग टर्म सोचने के बारे में है। पैसा तो बस एक टूल है जो हमारे इन व्यवहारों को सबके सामने ले आता है। बहुत खूब कहा। और अब आज की इस चर्चा के अंत में हम श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या? किताब में एक अध्याय है जिसका टाइटल है आप बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे लक्ष्य और हमारी इच्छाएं जीवन भर बदलते रहते हैं। जो चीज हमारे लिए 20 साल की उम्र में जरूरी थी, वो शायद 40 में नहीं होगी और 60 में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये है, चूंकि हमारे लक्ष्य और इच्छाएं हमेशा बदलते रहेंगे, तो आज चर्चा किया गया ऐसा कौन सा एक वित्तीय सिद्धांत है जो हमेशा सच और अटल रहेगा, चाहे हम एक व्यक्ति के रूप में कितने भी बदल जाएं? इस पर जरूर सोचिएगा।